हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 3 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपना पुराना सेगमेंट रिवीजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रयागराज महाकुंभ में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। कल मतलब सैटरडे को, क्योंकि संडे को वीकली टेस्ट होता है आपका। तो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि 360 लोगों ने एक साथ सफाई करने का रिकॉर्ड बनाया और 19,000 लोगों के द्वारा झाड़ू करने का लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया। 8 घंटे में एक साथ सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा हैंड प्रिंट बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं तुहिन कांत पांडे, माधवी पुरी बुच ये गई। और धनी अप्रवासियों के लिए गोल्ड कार्ड वीजा लॉन्च किया है अमेरिका ने। इसके अलावा आईएनएस गुलदार को एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। ये जलमग्न संग्रहालय होगा, भारत का पहला। महाराष्ट्र में इसे रखा जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर बना रहा है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में अच्छे और अनुकरणीय प्रथाओं के लिए 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन पुरी उड़ीसा में हुआ। न्योकुम योलो उत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। और वनतारा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार इसको दिया गया है। ये अनंत अंबानी का प्राणी बचाव केंद्र है। ठीक है, हाथियों की सेवा की जाती है। इसके अलावा गुजरात में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा आयोजित किया गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे लास्ट डे के वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। ठीक है जी। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर दे दी गई है। वीकली क्विज भी जाकर के सॉल्व कर लेना। वीकली वीडियो संडे को आती है, आप लोग वीकली रिवीजन कर लिया करो। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 1 मार्च को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? पहला क्वेश्चन जैसे कि जानते हो आप लोग, ये दिवस थीम से होता है। तो 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। ये दो महत्वपूर्ण दिवस हैं, इसको याद रखना। 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। किसी प्रकार का किसी से भेदभाव ना हो, चाहे वो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, कलर के आधार पर, ठीक है, रंग भेद के आधार पर, किसी भी प्रकार का, क्षेत्र के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी से भेदभाव ना हो, यही के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। दूसरा एक और दिवस जो मनाया जाता है वो है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, यानी कि वर्ल्ड विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, तो सिविलियंस की रक्षा के लिए। चलिए, तो शून्य भेदभाव दिवस पर पहले आते हैं, इसकी थीम वगैरह जान लो, फिर उसके बाद बढ़ाएंगे। तो इसकी थीम है इस बार वी स्टैंड टुगेदर, हम एक साथ खड़े हैं। 1 मार्च 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 का मुख्य फोकस है कि एचआईवी के खिलाफ सामुदायिक नेतृत्व वाली पहलों को मजबूत करना। दूसरा, सिविल एविएशन पर आते हैं। सिविल एविएशन डिफेंस डे जो है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, इस बार की थीम है इसकी सिविल डिफेंस गारंटिंग द सेफ्टी ऑफ द पॉपुलेशन। 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखते हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर दूसरे उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया? भारत का दूसरा उड़ान यात्री कैफे। उड़ान यात्री कैफे पहले समझ लो क्या है। देखो, इसको उड़ान योजना से लिंक करके शुरू किया गया, मतलब जिससे उड़ान योजना शुरू की गई थी ना, जिस मकसद से, उसी मकसद से उड़ान यात्री कैफे शुरू किया गया है। होता क्या है कि एयरपोर्ट्स वगैरह पर बहुत महंगी महंगी, बहुत कॉस्टली चीजें मिलती हैं। तो फिर जब पीएम मोदी ने उड़ान योजना शुरू की थी ना, उड़ान मतलब कि उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना शुरू की गई थी। ये अक्टूबर 2016 में शुरू की गई थी, ये बात ध्यान रखना। तो उड़े देश का आम नागरिक, इसका इनका कहना ये था पीएम मोदी का कि अब हवाई चप्पल वाले जो हैं हवाई जहाज की यात्रा कर पाएंगे, मतलब बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर सब्सिडी युक्त ये हवाई यात्रा रहेगी, टिकट की प्राइसिंग कम रहेगी। तो लोगों ने कहा ठीक है, टिकट तो कम कर दोगे भाई, लेकिन वहाँ एयरपोर्ट पर जाते हैं तो हर चीज के लिए, मतलब पानी लेने जाओ तो 50 रुपए का मिलेगा एक बोतल, तो और कहीं कहीं पर तो और महंगा। तो ऐसा, इसका कुछ इलाज करो भाई। कोई अगर लंबी यात्रा कर रहा है, मान लो कि दिल्ली से अगर उसको जाना है चेन्नई जाना है, और कई रूट होकर के कभी कभी जाती है, कई जगहों पर होकर के, तो काफी लंबी यात्रा हो जाती है ना, घंटों घंटों की। तो ऐसे में आदमी बिना खाए पिए रहेगा, आप खाना भी नहीं ले जाने देते हो अंदर। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो इसके लिए कहा गया कि भाई उड़ान यात्री कैफे शुरू किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर शुरू किया गया, पश्चिम बंगाल में सबसे पहले। तो अभी दूसरा वाला शुरू किया गया, दूसरा वाला कहाँ पर? चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। आप आर्टिकल देखोगे, उड़ान यात्री कैफे ओपन्स एट चेन्नई एयरपोर्ट, गेट बजट, ठीक है ना, फ्रेंडली, गेट बजट फ्रेंडली फूड आइटम्स स्टार्टिंग एट जस्ट 820, 20 रुपए से स्टार्टिंग बजट फ्रेंडली फूड यहाँ पर होगा, मिलेगा। ठीक है, तो बाकी सब मैंने आपको बता दिया। 2024 में कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर पहला खोला गया था, यह भी दूसरा खोला गया है। उड़ान योजना की शुरुआत अक्टूबर 2016 में की गई थी, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, बस 3 पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पहली स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल, यानी कि नौसेना की स्वदेशी है ना, तो नेवल एंटी शिप मिसाइल है, और इसका परीक्षण किया गया है। कहां पर किया गया है? तो चांदीपुर ओडिशा में किया गया है। चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज जो इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज है, आईटीआर, आईटीआर चांदीपुर, यहाँ पर डीआरडीओ के बहुत सारे परीक्षण होते हैं। तो डीआरडीओ ने इसको भी बनाया है, तो इसका भी परीक्षण वहीं पर किया गया है। ठीक है, ये आराम से हेलीकॉप्टर में फिट हो पाएगी, आराम से मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट में फिट हो पाएगी, और उसके बाद ये नेवल एंटी शिप मिसाइल है, तो ये शिप वगैरह को उड़ाने में, तबाह करने में काम आएगी। अच्छा जी, इसका यूज नेवी कहाँ करेगी? क्या किसी नेवी शिप को जो उड़ाने की जरूरत पड़ती है? कब पड़ती है? तो पड़ती तब है जब कोई छोटा जहाज लेकर के घुस पड़ता है अपने वाले एरिया में, कोई हाईजैक करने की कोशिश करता है छोटे मोटे जहाज को लेकर के, ठीक है ना, कुछ होते हैं समुद्री लुटेरे टाइप के। तो इस सब चीजों में ये बढ़िया से काम कर देगा। ठीक है, शिप तक ये तबाह कर सकता है, इतनी क्षमता रखता है। तो 26 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया, टेस्टिंग की गई, सफल परीक्षण किया गया। ठीक है ना, भारतीय नौसेना का है। तो नेवल एंटी शिप मिसाइल, यानी नेवल एंटी एसएम, एनएएसएम है, नेवल एंटी शिप मिसाइल। डीआरडीओ ने इसे बनाया हुआ है। डीआरडीओ की अगर बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं। अगला, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहां पर भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया? भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस, इसका उद्घाटन किया गया है अभी मुंबई में। कहां पर? मुंबई में। जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। आपको ये पीयूष गोयल दिख जाएंगे, ठीक है ना, इन्होंने उद्घाटन किया है हुआ इसका। और आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया है। थीम थी द रोड टू ए डेवलप्ड इंडिया 2047, ए पाथ टू प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, यानी विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग। तो ये है भारत कालिंग कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मुंबई में हुआ। आपसे कहाँ हुआ बस यही पूछा जाएगा, बस यही आपको ध्यान भी रखना है, कहाँ हुआ। ठीक है, अभी आरपीएफ का एग्जाम चल रहा है, करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत इजी इजी पूछे जा रहे हैं, है ना, बिल्कुल हलवा है। अगर आप रेगुलरिटी बना करके रखे हो, सब कर ले जा रहे हो, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं और उनको यही मतलब वो बता रहे हैं कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई मतलब टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए, वैश्विक अनुमोदन रेटिंग, हाँ जीएस थोड़ा सा अच्छे लेवल में, मीडियम लेवल में आ रहा है, लेकिन वो भी जो अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी कर ले जा रहे हैं। वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष पर हैं? तो वैश्विक अनुमोदन यानी ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग आई हुई है, और इस रेटिंग में पीएम मोदी जो हैं ये टॉप पर हैं। इनकी अनुमोदन रेटिंग है 75%। 75% अप्रूवल के साथ ये टॉप पर बने हुए हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर की भी लिस्ट में लगातार से टॉप पर बने आ रहे हैं। और यहाँ पर ग्लोबल जो दूसरी रेटिंग आई है ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग की, उसमें भी ये टॉप पर है। दूसरे पर क्लाउडिया सिनबाम है, मैक्सिको की राष्ट्रपति, अभी कुछ महीनों पहले राष्ट्रपति बनी है। 66% अनुमोदन रेटिंग इनके पास है। जेवियर माइली ये तीसरे नंबर पर है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। 65% अनुमोदन रेटिंग इनके पास है। पांचवें पर है डोनाल्ड ट्रंप, 52% अनुमोदन रेटिंग के साथ। ठीक है, इसे जारी किया मॉर्निंग कंसल्ट ने। अगला, अच्छा एक और जरूरी बात देखो, फरवरी की ई बुक जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि लॉन्च होगी जब, तो फिर शुरू के 2 दिनों के लिए आपको 10 रुपए में दी जाएगी। तो कल का एक दिन था संडे, बहुत लोगों ने टेलीग्राम व्हाट्सएप के जरिए जब जो सूचना पाई तो जाकर के ले लिए। जो लोग डेली करंट अफेयर के माध्यम से अभी जानना चाहते हो तो बता दें, आज आखिरी दिन है। तो मात्र 10 रुपए में ई बुक है आज के लिए, और कल से ये हो जाएगी 20 रुपए में। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी, प्राइस नहीं घटेगा, ये जान लो। मैसेज करके रिक्वेस्ट करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत बार देखते हैं ना कि आप लोग थोड़ा सा लापरवाह टाइप के भी हो, जब जिस दिन बताया जाता है जो ऑफर दिया जाता है उस दिन नहीं लोगे। ठीक है, कुछ लोग उसके बाद फिर 2 दिन बाद मैसेज करोगे सर वो वाला ऑफर अभी भी है क्या? ऐसा क्यों करते हो भाई? तो जिसको जिसको लेना है लेकर के इसको खत्म करो, और बाकी चूंकि आप रेगुलर हो लेकर के शुरू करो अपना स्टडी। डेमो भी वहां दी गई है, डेमो भी आप एमजीटी ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जनवरी की 20 में ही रहेगी, जनवरी की 10 में मत मांगा करो। फरवरी का आया है तो फरवरी में मिलेगा। मार्च में जब, अगर मार्च के एंड में जब अप्रैल में आएगा तो मार्च वाला केवल 10 में होगा, बाकी 20 में ही रहेगा। ठीक है, उस महीने का रेगुलर स्टूडेंट के लिए दिया जाएगा आधे प्राइस पर, सिर्फ 2 दिन के लिए। ये रूल है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलिए,
दिया सलाई निम्न में से किसकी आत्मकथा है? ये पुस्तक अभी आई है, लॉन्च हुई है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है साथियों कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी नाम इनका जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी जी भारत के नोबेल प्राइज विजेता हैं। शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है और इन्हें नोबेल मिला था मलाला यूसुफजई के साथ में। अगर आपको याद हो 2014 में नोबेल प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी को और कैलाश सत्यार्थी को और मलाला यूसुफजई को। ठीक है, दोनों ने शेयर किया था, मलाला यूसुफजई को। आप जानते हो ये कहाँ की हैं? ये हैं पाकिस्तान की और ये हैं इंडिया की। तो इन दोनों को मिला था शांति का नोबेल, शांति का नोबेल। ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, कैलाश सत्यार्थी जो हैं ये तो इनकी आत्मकथा है दिया सलाई, ये तो आप याद ही रखेंगे। ये जो हैं ये बचपन बचाओ आंदोलन के, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना, बचपन बचाओ आंदोलन के। तो 2014 में इनको नोबेल मिला था। अभी इनकी पुस्तक आई है दिया सलाई जो कि है ऑटोबायोग्राफी। पिछले दिनों में कुछ और पुस्तकें आई हैं जैसे लाइफ ऑन मार्स, ये नमिता गोखले की पुस्तक है। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट, अरुण शौरी ने लिखा है। आई एम, ये श्री गोपीचंद पी हिंदुजा की है। एक होर अश्वत्थामा, चमन अरोड़ा जी की पुस्तक। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, ये अमिताभ कांत की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये पंकज मिश्रा की पुस्तक है। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेज, ये के.एस. चौहान की पुस्तक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया था। अगला, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान है? देखो पिछले दिनों में लगातार खूब आ रहे हैं सूचकांक, इसको सबको रिवीजन करते रहो। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई और इसमें इसमें बैंक के बारे में पूछा गया है कि कौन सी भारतीय बैंक सीट्स पर है। तो इकलौती भारतीय बैंक इस लिस्ट में रही यस बैंक। इंटरेस्टिंग बात है, देख रहे हो, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, इस ठीक है, सस्टेन जो करता है उसके लिए ये रैंकिंग है। और इसमें ऐसी बैंक जो भारत की है, जो इकलौती बैंक है जो भारत की इस लिस्ट में है, पूरी दुनिया वाली लिस्ट में, जो बैंक 2019 में एक प्रकार से दिवालिया टाइप घोषित हो गई थी, है ना, लोगों के पैसे डूब गए थे और 400 रुपए से शेयर, 450 रुपए से शेयर धड़ाम से गिर करके 5 रुपए पर आ गया था, या अभी तो वर्तमान में 15-16 पर है, दोबारा से उठ नहीं पाया। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या खा करके ये रैंकिंग जारी करते हैं। तो यस बैंक को लगातार तीसरे बार सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर रखा। हाँ, एक कारण हो सकता है, जब ये बैंक डूबी तो उसके कुछ दिनों के बाद भारत सरकार ने एसबीआई से कहकर इसके शेयर खरीदवाए थे, और कितने, 49% शेयर खरीदवाए थे। आपको याद होगा ना, मैंने बताया था आपको कि 49% शेयर खरीदे गए हैं 7.5 के भाव से, 750 करोड़ रुपए लगाया गया है, 10 करोड़ के शेयर ऐसे करके कुछ खरीदा गया था। ठीक है ना, तो 10 के रेट से शेयर खरीदा था एसबीआई ने। 49% क्यों खरीदा था, 50 या उससे अधिक क्यों नहीं खरीदा था? अगर एसबीआई 50% शेयर खरीद लेता तो इसके सारे कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते, है ना, क्योंकि एसबीआई तो सरकारी बैंक है, तो इसे सरकारी ही रहने, प्राइवेट ही रहने दिया जाए, इसीलिए 49% ही शेयर खरीदा गया, जिससे इसके जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सब प्राइवेट ही रहें, है ना, नहीं तो पता लगेगा कि फिर कहेंगे कि हम तो सरकारी हैं, पेंशन दो। खैर, S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक 2025 में 7,690 बैंकों का मूल्यांकन में 780 वैश्विक कंपनियों में स्थान मिला है। भारत से ये एकमात्र बैंक है। अगला, 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? अच्छा, ये तो एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आज वाला है। आज ऑस्कर का अनाउंसमेंट होना है, ठीक है। जब अनाउंसमेंट हो जाएगा तब मैं आपको वीडियो दूंगा अगर हो सकेगा तो, नहीं तो डेली करंट अफेयर में तो सब कवर कराऊंगा ही। और आप भी बताइएगा, गेस कीजिएगा कौन सी जो मूवी है वो पा सकती है ऑस्कर। अभी यहाँ पर भी आपको अंदाजा लगेगा। एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत लिया है दोस्तों टिमोथी चालमेट ने। ये हैं टिमोथी चालमेट, ये हैं बेस्ट एक्टर। तो लॉस एंजलिस में ये भी आयोजित किया गया एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड। और अभी देखो कल मतलब कि अब तो वहां पर हो रहा होगा वैसे, तो आज की डेट में हो भी गया होगा। अमेरिका में वो होता है ऑस्कर। ऑस्कर दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। तो इस बार एकेडमी अवार्ड है, तो देखते हैं कौन जीतता है। डेमी मूर यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं, हो सकता है उसमें भी जीत जाए। कॉन्क्लेव, मुझे तो लगता है कॉन्क्लेव ही मूवी ये जीतेगी। अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले अभी मैंने बाफ्टा के बारे में बताया था, तो बाफ्टा भी इसने जीता है।
बाफ्टा। बाफ्टा यानी कि ब्रिटेन वाला जो फिल्म का अवार्ड होता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड, ये बाफ्टा है ब्रिटेन का। फ्रांस वाला होता है कांस, ठीक है। अमेरिका वाला होता है एमी, ग्रैमी और एकेडमी। तो ग्रैमी तो होता है मान लो संगीत के लिए, एमी टीवी के लिए, और ये होता है सिनेमा के लिए एकेडमी, जिसे ऑस्कर कहते हैं। भारत में अगर आ जाएं तो भारत में क्या होता है, फिल्म फेयर ले लो, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल ले लो, नेशनल फिल्म अवार्ड ले लो, IFFI हो गया, बहुत सारे होते हैं इंडिया में भी, ठीक है ना, फिल्मों को लेकर के, एंटरटेनमेंट को लेकर के अवार्ड्स। खैर, पुरुष अभिनेता सहायक भूमिका में, ये सब तो आपको याद नहीं रखना है, बस केवल 3 याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला 31वां संस्करण था कि ये भी लिस्ट मैंने दे रखी है, जो लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो पढ़ सकते हैं, बाकी कोई फायदा है नहीं पढ़ने का उसको। आयोजित तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? साबा महिला चैंपियनशिप, तो साबा विमेंस चैंपियनशिप ये भारत में हुआ और भारत ने जीता भी। भारत में आयोजन इसका हुआ और भारत ने जीता भी। देखिए, साबा विमेंस चैंपियनशिप 2025, इंडियन बास्केटबॉल टीम क्राउन चैंपियनशिप आफ्टर बीटिंग मालदीव्स 107 टू 32। तो 107 और 32 से के अंतर से इनको हरा दिया मालदीव को भारतीय टीम ने। और ये है बास्केटबॉल का टूर्नामेंट, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए, साबा चैंपियनशिप, हाल ही में हुआ साबा चैंपियनशिप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो वहीं पर लोग फंस जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, आपको पता होना चाहिए किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, तभी आप वर्ड बाय वर्ड या शब्दों को उतना महत्व दे करके याद करोगे या पढ़ोगे, ठीक है। तो साबा चैंपियनशिप किससे संबंधित है भाई? बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। ये बास्केटबॉल से संबंधित है और दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन, क्या है? साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए कितना किसान उत्पादक संगठन या FPO लॉन्च किया? तो फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन ये लॉन्च किया गया है, तो 10,000वां ये लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा छोटे किसानों को सशक्त बनाने के लिए। FPO क्या है? FPO मतलब छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना देना, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बना देना जिनको किसी विशेष फसल के लिए उनका एक संगठन हो, ग्रुप्स हो, ठीक है ना, और वो उस पर फोकस्ड हो, और उनका एक यूनियन टाइप का हो कि मतलब कि कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर बाजार लगाना है, कौन से उन्नत बीज इस्तेमाल किए जाएं जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो सके। तो ये FPO का काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ 29 फरवरी 2020 को PM मोदी जी ने छोटे और सीमांत किसानों को उनकी सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करने के लिए, देखो अब एक एग्जाम्पल से इसको समझो। जैसे मान लो कोई एक मार्केट है, छोटे से बाजार लगी है, अब आते हैं मार्केट में सब लोग अपना अपना दुकान लगाए हुए हैं, तो पहले दुकानदार लोग ना आपस में कंसल्ट कर लेते हैं, भाई आज इस रेट में बेचना है, आज ये प्रोडक्ट जो है कोई यूनिक प्रोडक्ट है मान लो, उसका भाव ये रहेगा और यही भाव सबको देना है। ऐसा नहीं कि हम इतने में दे रहे हैं और तुम जो है, अगर मान लो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो तुम आओगे कहोगे कि 3 रुपए में ही हम चलो बेच देंगे। अगर ये बात उसको पता लग गई सामने वाले को, तो वो अपने समय आकर के फिर तो आलोचना करने लगेगा, कहेगा कि भाई ये तो बहुत सस्ते में दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब लोग को एक सामंजस्य बनाकर चलना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भी देखो कि सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करके, बाजार पहुंच में सुधार करके और उन्हें सशक्त बनाने के लिए योजना की शुरुआत की थी। और को बजट परिव्यय भी इस पर 6,865 करोड़ रुपए 2027-28 तक ये पूरा खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो अभी बिहार के खगड़िया जिले में ऐतिहासिक 10,000वां FPO मक्का, केरल और धान की खेती पर केंद्रित है। तो अभी तक 10,000 किसान उत्पादक संगठन बन चुके हैं, ठीक है ना। तो 10,000वां ये लॉन्च किया गया है छोटे और सीमांत किसानों के लिए। अगला, और 10,000वां कहाँ लॉन्च किया गया? बिहार में। हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में कितने नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? तो यूपी में 5 नए आध्यात्मिक या कहें कि स्पिरिचुअल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, और ये आप आर्टिकल देख पाओगे। और ये सभी जो गलियारे हैं ये प्रयागराज को कनेक्ट करते हैं, मतलब प्रयागराज से होकर के गुजरते हैं। तो जिससे अब अगला वाला जब कुंभ आए ना, तब तक ये गलियारे कंप्लीट हो गए रहें। और अगली बार जो इस बार की जो भीड़ भाड़ वाली स्थिति हुई थी, जो बहुत ज्यादा हुई थी, हम लोग तो मतलब प्रत्यक्षदर्शी हैं इस बात के, क्योंकि हम ही लोग की तरफ से प्रयागराज और अयोध्या, दो पावन जो धाम है उनको कनेक्ट करने वाला जो बीच का रास्ता है, वहीं पर हम लोग का घर है, और ये प्रभु की कृपा ही है। खैर, तो अब ये गलियारे बनेंगे और इससे एक धाम से दूसरे धाम को कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो पाएगी। कैसे हैं गलियारे, आइए देखते हैं। तो जैसे एक है बनेगा कॉरिडोर प्रयागराज विंध्याचल काशी गलियारा,
ठीक है, तो ये इन तीनों को कनेक्ट करेगा। दूसरा प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर गलियारा, ठीक है ना, ये कनेक्ट होगा, इसी में हम लोग भी आ जाएंगे। प्रयागराज लखनऊ नैमिसारण गलियारा, ठीक है, ये होगा एक। प्रयागराज राजापुर या कहीं बांदा चित्रकूट कॉरिडोर बनेगा, और एक बनेगा प्रयागराज मथुरा वृंदावन सुख तीर्थ गलियारा। तो ये 5 गलियारा बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की हुई है। ये थे साथियों आज के दिन के 11 करंट अफेयर के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश चलिए कई दिनों के बाद आया है, रिवीजन कर लेते हैं। लखनऊ इसकी कैपिटल है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर रहा। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, पहला सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर 8 जिले और एक केंद्र शासित प्रदेश अपना बॉर्डर लगाते हैं। कौन कौन से? तो सॉरी, 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अपना बॉर्डर लगाते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हो गए। केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली, जो इससे अपना बॉर्डर लगाता है। सबसे ज्यादा सीटें हर मामलों में ज्यादा है, क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो हर मामलों में ज्यादा सीटें भी रहेंगी। जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है 75, 403 विधानसभा में सीटें हैं और 100 विधान परिषद में भी सीटें हैं। लोकसभा में यहाँ से 80 सबसे ज्यादा सीट जाती है और राज्यसभा में सबसे ज्यादा 31 सीट जाती है। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी सीएम है, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर है। और यहाँ पर अगर हम लोग झीलों की बात करें तो रामगढ़ ताल है, सुराहा ताल है, गोविंद बल्लभ पंत सागर है, मोती झील है। दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर इकलौता नेशनल पार्क है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। और कहाँ पर है वो? लखीमपुर खीरी में, जो कि सबसे बड़ा जिला भी है उत्तर प्रदेश का। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, इटावा लायन सफारी है। इसके अलावा गोरखपुर में गिद्धों के लिए बनाया गया है एक संरक्षण केंद्र, ठीक है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य और वो हैं, लोक कलाएं हैं। आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा प्रमुख स्थल है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ आपको पता लगा। इसकी क्विज वगैरह पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि राजस्थान सरकार की शुरू की गई दुर्घटना बीमा योजना जो शिक्षा संजीवनी है, जो छात्रों के लिए शुरू की गई है, इसमें किस कक्षा से किस कक्षा तक के छात्र कवर होंगे? तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए था। सीवी रमन जी को रमन इफेक्ट की खोज कब की थी इन्होंने? जब मिला था नोबेल, तो इन्होंने खोज की थी 1928 को और नोबेल मिला था 1930 को, ठीक है। ये गलत हो गया है आंसर। ये नोबेल मिला था 1930 में, खोज किए थे 1928 में, ठीक है ना। किस वर्ष रमन इफेक्ट की खोज की थी, यहाँ खोज पूछा गया है, तो 1928 में खोज होगा। 1930 में इनको नोबेल मिला था जाकर के, और 1954 में जाकर इनको भारत रत्न मिला था। आगे आज आपको क्या बताना है? आज बताना है सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त एकमात्र महिला कौन है। और इन पर तो आज एक क्लास बनानी पड़ेगी, है ना। इन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश हो गया है, ठीक है जी। एफआईआर दर्ज होने का आदेश हो गया है, और महाराष्ट्र में एक कोर्ट ने ये किया है, फैसला सुनाया है। आज दिन में वीडियो देते हैं, आपको समझाते हैं क्या है मामला। नीसी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी आप बताइएगा। खैर, दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और बुक अपनी अवेलेबल है, इसको ऑर्डर कीजिए फटाफट से अमेजन फ्लिपकार्ट पर जाकर, ई बुक जाकर के आज लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।